नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, हमें थोड़ा पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित करें और हमारे आपण मर्चेंडाइज स्टोर में भी अवश्य विजिट करें। और याद रखें, ऑल रिलीजन्स आर नॉट दी सेम। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बहुत दिनों बाद पश्चिम बंगाल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन विषय वही है। जी हाँ, अराजकता। विषय वही है कि क्या संविधान बंगाल में लागू है या नहीं है। आज क्या हुआ कि ईडी की एक टीम राशन घोटाले के बहुचर्चित मामले में एक रेड करने के लिए 24 परगनास ज़िले में संदेश खाली नाम के एक गांव में गई थी। वहां पर शाहजहां शेख नाम के एक व्यक्ति को, जो कि टीएमसी का कार्यकर्ता है, उसके यहाँ रेड करने ईडी की टीम गई थी। साथ में सीआईएसएफ की उनके पास सुरक्षा थी और उनको घेर कर लगभग 200 शांति दूतों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। कईयों को चोट आई और उन्होंने उनको रेड कंडक्ट नहीं करने दी। अब ये अपनी तरह की कोई पहली घटना तो है नहीं, ईडी के साथ निश्चित रूप से पहली घटना है। आपको ध्यान है, एक बार तो सीबीआई को ही रोकने ममता दीदी स्वयं चली गई थी और उस समय भी हमने यही कहा था कि भाई ये जो है ये पूरी तरह से सीधे से सीधे संविधान के ऊपर हमला है कि एक मुख्यमंत्री स्वयं चली जाए सीबीआई को रोकने के लिए, तो इससे अधिक गंभीर और कुछ हो नहीं सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई भी केंद्रीय एजेंसी किसी भी व्यक्ति पर कानून के अंतर्गत, जो कानून संविधान के अंतर्गत बना हुआ है, उसमें यदि किसी भी टीएमसी के कार्यकर्ता पर या ममता दीदी के पसंद के व्यक्ति पर यदि हाथ डालती है, तो वो स्वयं कानून हाथ में ले लेगी। यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर की कस्टोडियन है संविधान के, जो स्टेट लिस्ट है, जो 9th शेड्यूल में लिस्ट 2 है, उसके अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 355 हमारे संविधान का कहता है कि भाई कि संविधान को बचाने के लिए यदि किसी भी प्रकार के ऐसी स्थिति बनती है जिसमें स्टेट जो है वो संकट में आती है, तो ये उसको बचाने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है। आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से 2021 के चुनावों के बाद में एक हिंसा का तांडव रचा गया था बंगाल में, और उस समय भी हमने यही कहा था, केंद्र सरकार से भी कहा था कि भाई आपके पास अधिकार हैं। बंगाल सरकार ऐसा एक काम नहीं कर रही, उसने अनेकानेक इस प्रकार के काम किए हैं। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं उनमें भी ऐसा किया है। जो बंगाल की और बांग्लादेश की सीमा के बीच में जो बाड़ लगनी है, जो फेंसिंग लगनी है, उसको भी वो रोक रहे हैं, एक प्रकार से उसमें बाधाएं डाल रहे हैं, क्योंकि जो उसके लिए भूमि चाहिए उस भूमि का वो अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन में तरह तरह के रोड़े अटका रहे हैं और ज़मीन हैंडओवर नहीं कर रहे हैं केंद्र सरकार को, जिससे कि वो बाढ़ वहाँ पर लग सके। और उनके बाढ़ के नहीं लगने के कारण जो बांग्लादेशियों की जो वहाँ पर एंट्री है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। बड़े बड़े गैंग बने हुए हैं, बड़े बड़े गैंग बांग्लादेशियों को वहाँ पर घुसपैठ कराते हैं और घुसपैठ कराने के बाद उनको सब प्रकार की सुविधाएं, जिसमें कि फर्जी आधार कार्ड, फर्जी क्या असली आधार कार्ड बनवा देते हैं उनका, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जितनी भी पहचान पत्र, जिनके जितने भी इलेक्ट्रल रोल्स में एंट्री, ये सारे काम जो हैं वो वहाँ के सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रायोजित तरीके से किए जाते हैं। अभी तो आपने देखा होगा कि टीएमसी की एक नेता थी, उन्होंने ओपनली कहा था कि भाई जो भी है यहाँ पर आता है उसका स्वागत है, हम उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि बनवा देंगे। न केवल ये, बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरे देश में पाए जा रहे हैं जिनके राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि जो हैं वो पश्चिम बंगाल से बन के आए हैं। यानी पश्चिम बंगाल में घुस आते हैं, वहाँ से आधार कार्ड बनवा के फिर पूरे देश में फैल जाते हैं। रोहिंग्याओं के साथ भी यही हुआ और बांग्लादेशियों के साथ तो पता नहीं कब से ऐसा हो रहा है। पहले जब मार्क्सवादी ये काम किया करते थे तब ममता दीदी जो थी वो पूरी तरह का अपना वहाँ पे एक ड्रामा किया करती थी लोकसभा में,
उन्होंने अपने जो सोमनाथ चटर्जी थे उनके ऊपर तो कागज़ तक फेंक दिए थे, लेकिन अब जब स्वयं पावर में है तो फिर सारे इस प्रकार के काम कर रही है। अब आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस पर, और उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि हम संविधान को बचाएंगे और संविधान को बचाने के लिए जो भी आवश्यक कार्य होगा ये वो करेंगे। आज जस्टिस गांगुली ने हाई कोर्ट में कलकत्ता के ये कहा कि भाई यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो संवैधानिक ढांचा है, वो ढह चुका है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? अब कोई हाई कोर्ट जज अगर ऑब्जर्वेशन भी कर दे इस प्रकार का हाई कोर्ट में बैठ के, तो ये भी एक गंभीर बात है। तो केंद्र सरकार के पास क्या उपाय हैं, ये भी सोचने की बात है। केंद्र सरकार के पास उपायों की कमी नहीं है, और वो केंद्र सरकार में उपायों में 356 लगाना जो है वही एक उपाय नहीं है। बहुत सारे और भी उपाय हैं, और उन उपायों में सबसे पहला जो उपाय है वो धारा 254 में जो अधिकार दिए हुए हैं उसके अंतर्गत धारा 256 में, जी धारा 256 में सीधा सीधा निर्देश देने का अधिकार है। धारा 256 में अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए किसी भी राज्य को केंद्र निर्देश दे सकता है, और उस निर्देश की अवहेलना करने पर धारा 356 की बात नहीं करूँ, धारा 365 की बात करूँ। धारा 355 आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको बताई धारा 256 जिसमें निर्देश दिया जा सकता है। ये धारा 365 है। धारा 365 में ये लिखा है कि यदि कोई बाध्यकारी निर्देश जो कि संविधान के अंतर्गत दी हुई शक्तियों में दिया हुआ है उसका यदि उल्लंघन किया जाएगा तो यह ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि वहाँ पर संवैधानिक सत्ता का ह्रास हो गया है, संवैधानिक सत्ता वहाँ समाप्त हो गई है। और संवैधानिक सत्ता जब समाप्त हो जाती है तो क्या होता है फिर आप जानते हैं? 356 संवैधानिक ढांचा चरमरा जाने पर ऑटोमेटिक लगाई जा सकती है। तो मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ केंद्र सरकार से कि भाई आप 256 में तो आरंभ कीजिए कुछ करना। जिस दिन आपने 256 में पहला निर्देश ये लिख के भेज दिया वहाँ पर डायरेक्शंस अंडर आर्टिकल 256 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद फिर ममता दीदी क्या करती हैं, और उसके बाद उसका यदि वो उल्लंघन करती हैं और फिर 356 लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो कोई कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, कहीं कोई बीच में आने वाला नहीं है। और सभी जान रहे हैं इस समय तो जो स्थिति है बंगाल में, वैसे भी बंगाल में स्थिति यदि चुनावों की दृष्टि से देखें तो चुनावों की दृष्टि से तो जब 2021 के जब विधानसभा चुनाव हो गए थे उसके बाद तो स्थितियां बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि एक प्रकार से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो थी वो मैदान छोड़ गई थी, और उस मैदान छोड़ने के कारण जो उनके कार्यकर्ता थे, जो जिन्होंने उनको वोट दिया था, उनमें बहुत भारी निराशा और एक प्रकार की वितृष्णा उत्पन्न हो गई थी भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद में उस स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है, और ममता दीदी को भी पीछे हटने पर विवश किया गया है ईडी और सीबीआई द्वारा, क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो ईडी सीबीआई के चक्कर में फंसे हुए हैं। अनुव्रत मंडल जैसे जो वीरभूम का जो पूरा क्षेत्र है, और वीरभूम से लेके और जो पूरा उनका जो स्मगलिंग का जो सारा का सारा साम्राज्य था, जिसमें अवैध पशु तस्करी, जिसमें कोयले की तस्करी, ये सब सम्मिलित थे। उसके अतिरिक्त उनके जो सारे शिक्षा घोटाले, शिक्षा रिक्रूटमेंट घोटाले जो हुए, और अभिषेक बनर्जी वाले घोटाले, ये सारे के सारे मिल के ममता दीदी जो है वो इस समय वैसे भी चारों तरफ से घिरी हुई हैं। उनके लिए यह आसान नहीं होगा कि किसी भी केंद्र सरकार के निर्देश की अवहेलना कर सकें। और वैसे तो टीएमसी जो है वो जैसे कि सदैव करती है, वो उन्होंने अपना एक पूरी तरह से एक गुंडा राज वहाँ चला रखा है, और जिस तरह से सदैव करते हैं उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो सीआरपीएफ ने जो है वो
लोगों को धमकाया, इसलिए लोगों में प्रतिक्रिया हुई। लोगों में प्रतिक्रिया होगी तो वो सबको घेर के और उनकी मॉब लिंचिंग का प्रयास करेंगे। मैं जानता हूँ कि अभी तक जो भारतीय न्याय संहिता जो है वो आई नहीं है इफेक्ट में, लेकिन ये तो बिल्कुल एक तरह से लिंचिंग का प्रयास हो गया। ये तो कैसे इसका किसी भी प्रकार से कैसे इसका जो है अनुमोदन किया जा सकता है। और मैं यह आशा करता हूँ कि आज जो गवर्नर साहब ने अभी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो उस पर खरे उतरेंगे। क्योंकि कई बार मैंने देखा जब जगदीप धनखड़ जी भी थे, अभी उन्होंने भी कई बार कहा था, लेकिन उन्होंने एक बार भी सिफारिश की नहीं थी कि साहब कि यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब सरकार चल नहीं सकती संविधान के व्यवस्था के अनुसार। अब तो हाई कोर्ट भी कह रहा है, गवर्नर साहब स्वयं कह रहे हैं, तो कम से कम और कुछ मत कीजिए, सीधे मत जाइए। मैं जो राजनीतिक दृष्टि से भी जो उपयुक्त है उसके लिए भी मैं कहता हूँ आप सीधे मत जाइए 356 के ऊपर, आप 256 तो उपयोग में लाइए। 256 उपयोग में जैसे ही आप लाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि ममता दीदी और उनके टीएमसी वाले जो हैं वो सारे के सारे कम से कम 70% तो सीधे हो जाएंगे। करके तो देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।